प्रणाम करता हूँ पुनः आप सभी को। कवि सम्मेलन अपना 30 तारीख को शुरू हुआ था, 1 तारीख लग चुकी है और एकमात्र अकेला मैं बचा हूँ और मेरे बिना अंतिम संस्कार ये करते ही नहीं है। तो इतना बढ़िया कार्यक्रम हो गया था, सारा काम बढ़िया हो गया। उसके बाद 1-2 समाधान सुनने को जरूरी थोड़ी है। मैं ठीक है जरूरी है, अरे आप जो भी सुना है मैं बाद में आ जाएगा। ऐसी सारी समस्याओं के समाधान तो योगेंद्र जी 1 सेकंड में हो सकते हैं। योगेंद्र और नरेंद्र इस देश में अगर ठान ले तो 1 सेकंड का काम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। वो अभी सोच नहीं रहे, बस वो पता नहीं किस धुन में है। जिस दिन मेरा डील उनके डील में चला गया भगवान सारे नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा, इस देश के 125 करोड़ लोगों ने उसको माना। कुछ है बेवकूफ लोग जिन्होंने विरोध किया, बाकी तो 125 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके माना। नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आए और उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, आज रात को 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। पूरे देश ने मान लिया, किसी ने माथाफोड़ी की नहीं, किसी ने माथाफोड़ी नहीं की। 4-5 बेवकूफे चिल्लाते फिर, बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने स्वीकार किया। ऐसे आ जाए कभी 8 बजे टीवी पे आ जाए। भाई बहनों, कल से कश्मीर से धारा 370 समाप्त समझी जाए। वाह वाह, अब उसमें काय की मतलब थोड़ी करनी है, खाली 8 बजे टीवी पे आके बोलना है बस। देश तो मानने को तैयार खड़ा है, अब वो उनके दिमाग में आ नहीं रहा है, कब आके बोलूं। आ जाओ किसी दिन 8 बजे टीवी पे आ जाओ। भाइयों बहनों, कल से राम मंदिर का निर्माण शुरू। अब कौन विरोध करना आ रहा, कोई नहीं आ रहा। भगवान समान किसी में ताकत भी नहीं है जो विरोध करना आ जाए, किसी में ताकत नहीं, लेकिन वो खुद नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए 3-4 चुनाव हार गए भी। और ये बेवकूफ की जैसे चिल्ला रहे हैं विपक्ष वाले। मैं तो टीवी पे बेस सुनता हूँ तो 4-5 बेवकूफ उस पर बैठते हैं और वो केरला का क्या हुआ, गोरखपुर का क्या हुआ, फूलपुर का क्या हुआ, नरेंद्र मोदी की लहर खत्म हो गई। अब उन मूर्खों को पता ही नहीं है कि ये फूलपुर, किराना, गोरखपुर, नूरपुर भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी। न तो भारतीय जनता पार्टी वालों को मालूम, न विपक्ष वालों को मालूम, ये खाली मेरे को मालूम है। तो मेरे को मालूम है कि पूरे देश को बताता फिर रहा हूँ मैं कि ये जो चुनाव हारी ना, ये सब नरेंद्र मोदी की स्कीम है, जानबूझ के हारी। नरेंद्र मोदी ने हरवाया, इसलिए हरवाया ताकि लोगों को मशीनों पर विश्वास हो जाए। सब मान जाए कि मशीनें खराब नहीं थी, अगले साल निपटा देगा। क्या टेंशन पालनी है, फोकट की मात्रा बड़ी करनी है, सारा काम जो अपना हाथ में है तो बस फोकट का तनाव पाने को मतलब वाली बात तो है। कश्मीर 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 समस्या है ही नहीं, ऐसा कश्मीर समस्या ही नहीं है। और कश्मीर समस्या हो तो मैं ऐसा आदमी, आप 1 दिन के लिए मुझे राज्यपाल नियुक्त कर दो, मैं भगवान से मेरे को हालांकि टेंशन तो मेरे को होगी, इसलिए होगी कि मुझे आर्डर जारी करने खाली मैं कर दूंगा और क्या मुकदमा मेरे खिलाफ चलेगा। किसी को तो मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ तो मुझे बनाओगे? मैं सेना को आदेश जारी कर दूंगा, जाओ जितना पत्थरबाज है सबको भुनिया, कहानी खत्म के। अब ऐसे राज्यपाल बने रहो जो आदेश ही नहीं दे रहे, तो क्या फायदा है? तो मेरे को बनाओ, मेरे को नहीं भी बनाओ तो मेरी बात मान लो। कुछ नहीं करना, उसमें करना ये भी अहिंसक तरीका है। इसमें कश्मीर की सारी समस्याएं 1 सेकंड में सब खत्म होती, दूसरे सेकंड का तो काम ही नहीं भगवान ने। सब अपन ने कलकत्ता का नाम बदल के कोलकाता किया, मद्रास का नाम बदल के चेन्नई किया,
ऐसे ही कश्मीर का नाम बदल के कल्याण नगरी कर दो। बस इसमें काय की मतलब थोड़ी, इसमें कल्याण नगरी होगी तो कल्याण हो जाएगा। और वो जो पाकिस्तान बेवकूफ वहाँ यूनाइटेड नेशन में जाता है, बार बार कहता है कि हिंदुस्तान वाले खुद कहते हैं कश्मीर समस्या का समाधान करो समाधान करो समाधान करो, तो फिर अपन भी जाके क्यों वहाँ करो? हमारे यहाँ तो कश्मीर है ही, हमारे यहाँ तो कल्याण नगरी है। कश्मीर तो ये फंसा पड़ा पाकिस्तान में, तो अपन उसकी फाइल निपटाए। अपन बेवकूफी जैसे अपन खुद की समस्या लेकर के देश में घूम रहे हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं, सब टेंशन है बहुत सारी देश में, वही टेंशन हो वो समाप्त करने के। अभी ये कह रहा है कि देश में अल्पसंख्यकों को बहुत अत्याचार हो रहा है, देश में दलितों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, दलितों पे हो रहा है अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को अब कोई मानने को तैयार नहीं है। भाजपा वाले योगेंद्र जी, अशोक, भाजपा वाले कोई नहीं मान रहा है। कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये विपक्ष बदनाम कर रहा है। मैं अकेला पूरे देश में कहता फिरूं अत्याचार हो रहा है, दलितों में भी हो रहा है और अल्पसंख्यकों में भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है कि किसी व्यक्ति की जितनी क्षमता हो उससे ज्यादा भार अगर आप उसके ऊपर डाल दो तो वो कहलाता है अत्याचार। अब आपने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना दिया तो उस बापड़े की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो ये दलित पे अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? ये दलित पे अत्याचार जैसी किसी पार्टी में क्या तरीके से क्या बात कर दी, वाह कमाल, अभिनंदन भाई, वाह। जो कांग्रेस की भी इतनी सरकार रही, उसने ऐसी जोखिम कभी नहीं उठी, उसने कभी किसी दलित पे अत्याचार नहीं किया, उसने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी करती है, बेवकूफ है वो करने क्या? और ये अत्याचार है, ये अत्याचार है। राष्ट्रपति बनाना अत्याचार हो रहा है, और क्या? कैपेसिटी से ज्यादा लोड डालना अत्याचार की श्रेणी में आता है। अल्पसंख्यकों पे अत्याचार कर रहे हैं, कर ही रहे। अब वो अमेरिका बापले लाखों डॉलर पाकिस्तान को भेजता था, अमेरिका को क्या मोदी ने बंद करवा दिए। अभी अल्पसंख्यकों पे अत्याचार नहीं है भाई, वो अमेरिका वहां भेजता, वो यहाँ भेजता, तो सब अल्पसंख्यकों के काम आ रहे थे क्या? ये फोगड़ी की माता बोली। पहली बात तो अभी ये चल रहा है, टीवी चल रही, ये अल्पसंख्यक कौन है? ये इतने परसेंट हो गए, ये इतने परसेंट हो गए, ये अल्पसंख्यक नहीं है। ये अरे अल्पसंख्यक तो अपन है। भगवान से मैं प्रमाणित कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक केवल हिंदू होता है, केवल हिंदू अल्पसंख्यक होता है, बाकी कोई होते ही, मुसलमान होते ही नहीं अल्पसंख्यक, मुसलमान बहुसंख्यक होता है और हिंदू अल्पसंख्यक होता है। मुसलमान क्यों बहुसंख्यक होता है? क्योंकि मुसलमान 4 बहू रख सकता है, इसलिए जो ज्यादा बहू रख सकता है वो बहुसंख्यक। अपन खाली 1 बहू रख सकते हैं तो अपन अल्पसंख्यक। इसमें काहे की माथा फोड़ी करनी, फोकट की टेंशन है, कोई माथा फोड़ी का काम नहीं है। हमारे देश में इतनी समस्याएं बसी पड़ी है, मैं केवल आभार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ था। आप जबरदस्ती में समाधान बढ़वाए जा रहे हैं। समस्याएं देश में ही, जितनी समस्याएं देश के अंदर फंसी पड़ी, मैं तो जहाँ भी जाऊँ लोग बाग बोले समाधान। वो राहुल गांधी ने जनेऊ पहन ली, बोले इसका कुछ समाधान करो। और एक आदमी तो ऐसा निकला योगिंदा, जो मेरे पास में उसका गधा लेके आया, गधा लाया और मेरे को बोला आप तो समाधान क्या करी हो? मैंने कहा है, बोले मेरे गधे को गाय बनाओ। मैंने कहा ये कौन सी समस्या लाया है, गधे को गाय बनाओ? बोले नहीं आप समाधान कर सकते हो, आप करके दिखाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बाजार जाओ, एक जनेऊ लाओ। टेंशन पाली नहीं बसा, मैंने समाधान बता दिया। मैंने आप बाजार जाओ, एक जनेऊ लाओ, इस गधे को धारण कराओ और कुछ मंदिर और मठों के चक्कर लगवाओ, बस आज से आपका गधा गाय। बोले तो बंदा आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई, जनेऊ पहनने से और मंदिर मठों के चक्कर लगाने से मेरा गधा गाय कैसे बन सकता है? तो मैंने कहा बेवकूफ, यही प्रक्रिया अपनाकर एक ईसाई माँ का बेटा और मुस्लिम दादा का पोता जन्मधारी ब्राह्मण बन करके हम सबके ऊपर तन सकता है, तो यही प्रक्रिया अपनाकर आपका गधा गाय क्यों नहीं बन सकता है?
अद्भुत काम हो गया। अपन क्या भगवान के तनाव पाल रहे हैं इस देश में, जिस बात की टेंशन नहीं पालनी चाहिए उस देश बात की टेंशन पाल रहे हैं। जो समस्या है ही नहीं उसको तो अपन समस्या मान रहे हैं। चाइना वाइना ये कोई समस्या नहीं, समस्या अपन खुद है। अपन हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं समस्या, सारी समस्याओं की जड़ में कोई फंसे, अपन फंसे, ये फंसे, अशोक फंसा, सारे लोग फंसे, इसलिए फंसे, इसलिए हमारे 3 ब्रह्म वाक्य वैसा खिलाड़ी वैसा अपने हिंदुस्तान के लोगों के 3 ब्रह्म वाक्य प्रमाण है जो समस्या का मूल कारण है। कोई आदमी तनाव पालना नहीं चाहता। कहीं कोई भी घटना घटित हुई, पहला वाक्य क्या है? मारे के लेने दो। कहीं कुछ भी हो आदमी मारे के लेने दो। दूसरा ब्रह्म वाक्य सारे के लेने दो। तीसरा ब्रह्म वाक्य, वो तीसरा ब्रह्म वाक्य आपने के लेना। तीन वाक्यों में सारी समस्या फंसी पड़ी है। अरे यार वो भगवान सुमन मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ, इसमें ये सारी समस्या यार कोई मतलब ही नहीं है। अरे यार मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। अरे यार योगेंद्र जी शर्मा आए मेरे पास में थोड़े। अरे यार वो मंडी चौराहे के पास में जुलूस निकल रहा था। हाँ जुलूस निकल रहा था तो कभी वो बोले बोटे झगड़ो हुई गो, जुलूस निकल रहा था बोटे झगड़ो हुई गो। पहली समस्या का भेजो होगा मर के लेना दो। फिर इन्होंने कहा लेना दोनों कहेंगे मैं थारो भाई भी तो मारो भाई सोने थारे के लेना दोनों। तो फोकट की पंचायती कहाँ कर रहे हो भाई मारो तो थारे के लेना दोनों। और ये कहते हैं कि यार अपना वालों तो कोई नहीं, तो बोले हाँ अपना वालों कोई नहीं, तो घर में जानते नहीं अपना के लिए टेंशन कर रहे हैं। इस देश में किसी को किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। लोग क्यों मर रहे हैं अपने की रान मरन की अपना अपने को अपना काम से मतलब कोई मतलब अपन देश के लिए अपने को सोचना पड़ेगा। देश में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। अपने को सोचना ही नहीं है अपने क्या मतलब। गाय कट रही है तो क्यों कट रही है, गाय नहीं कट रही है तो क्यों नहीं कट रही है, और गाय को काटने वाले क्यों नहीं कट रहे हैं। सारी समस्याएं देश में फंसी पड़ी, सब समस्याएं अपनी अपनी जगह फंसी पड़ी। और इसमें मैं बता रहा हूँ, मैं ये मेरा समाधान ये पूरी दुनिया में मेरा गया है। यहाँ से लगाकर मैं जहाँ तक भी जाता हूँ तो नैरोबी तक भी गया, साउथ अफ्रीका गया तो वहाँ पे भी डिमांड है कि साहब वो गोद क्या हो रहा तो सुने दो। और आज कंदर कला जी राठौड़ के दरबार में बैठा हूँ तो मुझे ये सुना नहीं पड़ेगा। कई माताएं बहनों ने नहीं सुना है अभी तक, कई भाई लोगों ने भी नहीं सुना है। तो गो हत्या रक्षा मंच वाले गो हत्या करने वालों की हत्या करने वाले मंच को ना हो, ऐसा काम नहीं चले। भोगड़ी की माता बूढ़ी करने में क्या फायदा। मैं पाली के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय संघ के भारत के पदाधिकारी थे, उनका मैं 1.5 घंटे तक भाषण सुना भगवान के सुना। 1.5 घंटे मैंने, उसके बाद कभी सम्मेलन नहीं शुरू हुआ और हमारे को शुरू में ले जाके बिठा दिया। मेरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है जी के तो कार्यक्रम तो शुरू नहीं हुआ, उनका कार्यक्रम सुनना पड़ा। तो 1.5 घंटे उनका भाषण सुना और उन्होंने भाषण में बहुत अच्छी बात की। हमारे 5 लाख कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर से विस्थापित कर दिया गया, ऐसा मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने फिर माइक से कवि सम्मेलन में कहा, मैंने उन्होंने 5 लाख कर दिए, आप 10 कर दो। सवाल कोई खड़ा हो उसका जवाब नहीं दोगे तो सवाल खड़े होंगे। क्या बात है यार, वाह वाह वाह। सवाल उन्होंने 5 निकाल दिए अपने, अब 50 निकाल दो, अगर ठिकाना आ जाएगी। अपन 5 निकालते हैं 50 निकालते हैं, इसलिए नहीं निकालना आज के बाद। समस्या तो यहाँ फंसी पड़ी, अपन काम तो करने में ये कोई कह किसी ने कहा ही नहीं। अभी उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि धारा 370 हटा दी तो अमरनाथ की यात्रा नहीं होगी, और कोई नहीं बोला इस देश के अंदर। महबूबा मुफ्ती ने कहा धारा 370 समाप्त कर दी तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं बोला, अकेला मैं बोलता फिर रहा हूँ। और मैं कहता फिर रहा हूँ धारा 370 तो समाप्त होगी, लिख के रख लेना इस बात को, ये तो समाप्त होगी। और इसके समाप्त होने के बाद
कश्मीर में जो तिरंगा नहीं उठाएगा उनको उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी। काम बोलना तो खाली इतना सा है और बोलते नहीं, इसलिए समस्याएं पैदा हो जाती। बोलना पड़ेगा, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जवाब जिस दिन आना शुरू हो जाएगा उस दिन सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। मैं आपके बीच में गोहत्या वाला जो पढ़ रहा था ना, वो इसलिए सुना, हाँ वही पढ़ रहा हूँ, आप चिंता मत पालो। वो इसलिए पढ़ना जरूरी है। काम ढंग का करना पड़ता है और टाइम पे करना पड़ता है। टाइम पे ढंग का काम कर लो तो सारे परिणाम अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। टाइम पे ढंग के काम नहीं करो, मोदी जी को कह रहा हूँ टाइम पे ढंग के काम कर लो। टाइम पे ढंग के काम कर लो तो परिणाम अच्छे आएंगे। फोकटी की माथापुड़ी करने की, भाइयों बहनों करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे काम बढ़िया हो जाएंगे। गुजरात में किया ही था आपने, हम आज तक याद कर रहे हैं। इसीलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया कि जो आपने वहां किया वो वहां भी करे आओ। वहां आपने किया नहीं, जरूरत वहां करने की पड़ रही है। कोई देश में जितनी, मैं बता रहा हूँ आपको इसका, अभी मैं बताऊंगा उसको, उसका समाधान भी बताऊंगा, नहीं तो मैं समापन उससे करूंगा 4 पंक्तियों से। गाय की हत्या क्यों होती है और गो हत्या रोकने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, केवल काम करने के तरीके बदलने की जरूरत है। गाय की हत्या इसलिए होती है भाई साहब, अब हमारे को अतिरेक में आने से बचना पड़ेगा। हमारे गोरक्षा मंच वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, सारे गो कथाएं करने वाले सन, अपन सब कहते हैं, भावुकता में कहते हैं गाय हमारी माता है वो तो अपने को मालूम है, अब दूसरों को कहने की क्या जरूरत है। ये मेरी माता है, अब मेरी माता है तो मेरी माता है, मुझे कहने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं माता फोड़ी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं गाय हमारी माता है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। तब अपन ने तो भोलेपन में कह दिया। अब होता है क्या, वो जो उच्छृंखल किस्म के लोग होते हैं वो अपने मन में विचार करते हैं कि एक गाय के अंदर 33 करोड़, एक गाय में 33 करोड़ देवी देवता, अगर इनकी एक गाय की फाइल निपटाओ तो इनके 33 करोड़ तो गए काम से। अरे बोले काटो, इसलिए गाय कटती है कि अपन ने गाय में 33 करोड़ देवी देवता फंसा रखे। और गाय को कटने से बचाना है तो गाय में 33 करोड़ बताने बंद करो, तो ये कहना शुरू करो कि ये गाय जो है ये अल्लाह की गाय है। इसमें अल्लाह निवास करते हैं। आपने 33 करोड़ बाहर निकाल लो तो अल्लाह मियाँ को पिट कर दो। आपने 33 करोड़ भी आराम में और गाय भी आराम में और अल्लाह में भी व्यवस्थित हो जाएंगे बेचारे। माता फोड़ी करनी है, लेना नहीं देना नहीं, इस काम को ढंग से करना चाहिए। अब वो ढंग से करते नहीं, इसलिए समस्याएं पैदा होती है। आइए मैं अंत में 4 पंक्तियों का एक समाधान पढ़ देता हूँ। तो इन दिनों अभी ये राम मंदिर निर्माण की बात चली, मैंने भी कही, अभी कल परसों में टीवी पे डिबेट सुन रहा था कि 2019 का राम मंदिर जितवाएगा। डिबेट में हमारे साधु जी महाराज जी थे, उसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर तो बन के रहेगा। तो इकबाल अंसारी नाम का इस मुकदमे का विरोध कर रहा है, उसने कहा, और एक वो हैदराबाद वाले ने कहा। इन्होंने क्या कहा, मैं बेस में टीवी में बेस में सुना मैंने, इन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो बनेगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर न्यायालय का आदेश नहीं होता है तो हम सरकार से कानून बनवा करके 2019 के पहले मंदिर का निर्माण करेंगे। तो उन्होंने बेस में क्या कहा, करके दिखाओ, हम भी देखते हैं कैसे होता है। ये कहा उन्होंने, हिंदुस्तान में कहा, टीवी की डिबेट में कहा, करके दिखाओ, हम भी देखते हैं कैसे बनता है। तब से मैं कहता कर रहा हूँ देश में कि देखो तो बनेगा और तुम खाली देखना हो, खाली देखना और कुछ करना कराना मत। बनेगा वो तो बन नहीं, तुम खाली देखना। कुछ किया तो क्या होगा, वो 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ अंतिम आपके बीच में, समापन की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। और बनेगा उसमें अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की, तुम तो केक हुआ के निकल जाओगे, फाइलें तुम्हारे भाइयों की नहीं पड़ जाएगी। माता थोड़ी करनी है, प्रेम से कोई काम हो रहा है तो तुम 2-4 आदमी कौन होते हो यार, है? जब 20-25 करोड़ मुसलमान कुछ बोल ही नहीं रहे हैं,
और ये 2-4-5 भड़का भड़का के लुढ़का देंगे, देना नहीं इनको। तब मैं कह रहा हूँ तुमने गोधरा कांड किया, क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मालूम है? मैं थोड़ी सी वो याद कर लो, भूल गए हो तो याद कर लो, मैं याद दिला देता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ राम मंदिर का निर्माण का विरोध मत करना, इसलिए मत करना कि बात कहीं पर बिगड़ी तो मंदिर का निर्माण होगा, उस समय अगर कुछ हुआ तो मैं कह रहा हूँ शांति तूफान, बात कहीं पर बिगड़ी तो इस बात का होना तय समझो, बात कहीं पर बिगड़ी तो इस बात का होना तय समझो, रामद्रोहियों पर गहरे आघात का होना तय समझो, रामद्रोहियों पर गहरे आघात का होना तय समझो। और खुली चुनौती देता हूं मैं, कान खोलकर सुन लेना, खुली चुनौती देता हूं मैं, कान खोलकर सुन लेना, अगर गोधरा किया कहीं गुजरात का होना तय समझो, अगर गोधरा किया कहीं गुजरात का। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय के साथ बोलिए कमदस कल्याण राठौड़ की जय, श्री कल्याण बोलिए कमदस कल्याण राठौड़ की। प्रणाम करता हूँ आप सबको। कवि सम्मेलन में पहले देर हो रही है, बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए। बस निवेदन इतना है कि ये जो कुर्सियों का मोह पाल के बैठे हैं, इस देश में कुर्सियों ने बहुत सत्यानाश कर दिया है देश का। मेरा निवेदन है कि अगर ये कुर्सियाँ छोड़कर मंच के सामने अगर आ जाएंगे, वीर रस का कवि सम्मेलन है, वीर रस के कवि हैं, उनके सामने अगर श्रोता नहीं हुए तो आज वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है आगे बढ़ा जाओ, बहुत सारी जगह है बैठने की, और जितना अपने यहाँ के कार्यकर्ता हैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, इधर भी जो पीछे कुर्सियों में फंसे पड़े हैं वो भी कुर्सियाँ छोड़ करके, यहाँ बहुत सारी जगह रखी है आपके लिए, आप चिंता मत करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस आ जाओ आप खाली आगे। फिर हम कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहते हैं आपके बीच में। बहुत जल्दी ये देश के जाने माने वीर रस के कवि आपके बीच में आएंगे, अपनी श्रेष्ठ कविताओं का पाठ करेंगे। पूरे देश में आज की तारीख में जो वीर रस के अलग जगा रहे हैं, राष्ट्रभक्ति के अलग जगा रहे हैं, ऐसे देश के जाने माने छठे छठाए कवि आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं। मैं मंच भी बड़ा धन्य है कि आज देश के जाने माने कवि हमारे बीच में हैं। मैं एक संक्षिप्त परिचय एक तो अब आपका भी इसको फिक्स कर दो, शूटिंग का फिक्स करके आगे हट जाओ। बिल्कुल 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 हटेंगे, कवियों के बीच में कोई चाहिए नहीं, बस दिक्कत ही, वरना क्या है पीछे वालों को नजर आएगा नहीं। भाई एक बार इसको सेट कर दो, बिल्कुल बिल्कुल इसकी सही साइड सेटिंग करके आप साइड में हो जाओ बस, ताकि फिर हम कवि सम्मेलन की शुरुआत करें। हमारे जितने भी यहाँ के वरिष्ठ महानुभाव कार्यकर्ता हैं उन सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, कृपा करके यहाँ पांडाल के सामने पधारें। बहुत मेहनत से कवि सम्मेलन आपके बीच में जुटाया है, और आज की रात हमारे देश के जो वीर रस के सबसे श्रेष्ठ कवि आज की तारीख में अगर कोई माने जाते हैं तो भीलवाड़ा से हमारे बीच में आते हैं भाई योगेंद्र शर्मा। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। आपने 3-4 देशों की यात्राएं भी की है और आज हमारे विनम्र आग्रह पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। कोई विशेष आग्रह इनसे हमने किया नहीं, विशेष करते तो आते भी नहीं, विनम्र आग्रह किया इसलिए हमारे बीच में आ गए हैं। बहुत बड़ा उपकार इनका आज की रात मेरे ऊपर भी है और इस कार्यक्रम के ऊपर भी है। और इनके बाद में देश का एक लाडला वीर रस का कवि जो जयपुर से चल करके हमारे बीच में आता है, अशोक चारण जिसका नाम होता है, कई बार निम्बाड़ा शहर में आ चुका है, अपनी कविताओं की धाक यहाँ जमा चुका है पूरे देश में, देश का लोकप्रिय कवि। आजकल तो ये लोकल कवि की तरह है निम्बाड़ा के लिए, तो चंदन चौक से लगा करके राष्ट्रीय दशहरा मेला तक सारे कार्यक्रम जिसने पढ़े हैं, आज की रात वो हमारे कल्याण नगरी में उपस्थित है। जरा जोरदार तालियां अशोक चारण के लिए हो जाए एक बार। अभी भी जो पांडाल के बाहर इधर उधर लोग भटक रहे हैं, उनकी आत्मा अगर यहाँ पधार जाएगी तो ज़्यादा अच्छा हमें लगेगा, मुझे भी लगेगा, सब कवियों को लगेगा। अशोक चारण के बाद देश का वो लाडला कवि जिसे आज का युवा बड़े ध्यान और धैर्य पूर्वक सुनना चाहता है, पूरे देश में ही नहीं दुनिया भर में आज इसकी कविताओं का लोहा सारी दुनिया मान रही है। आज भी जब गेस्ट हाउस में यहाँ के कार्यकर्ता मिलने आए थे तो गलती से मैंने उनके लिए कमरा छोटा बुक कराया। अगर हॉल बुक करा था तो सारे कार्यकर्ता उसमें आराम से बैठ करके बातचीत कर सकते थे,
ऐसे देश के लाडले प्रिय कवि और मेरे स्वयं के प्रिय कवि मुकेश मोलवा जो इंदौर से चल करके आते हैं, हिंदुत्व का डंका जिसने पूरे देश में बजा रखा है। अच्छे अच्छे बड़े मंचों के कलाकार घबराते हैं जिसके नाम से, वो मुकेश मोलवा हमारे बीच में आता है। आज की रात ये जब यहाँ काव्य पाठ करेगा तो देखना इस कल्याण नगरी में कितना कल्याण हो जाएगा, कितना आनंद आ जाएगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुकेश मोलवा का, जो इंदौर से बहुत अल्प समय के निवेदन पर यहाँ पर पधारे हैं और यहाँ से वापस इनको सुबह सन की एक मीटिंग में इंदौर पहुँचना है। इतना बड़ा उपकार इन्होंने मेरे ऊपर किया है, मैं इनका आभारी हूँ। और नहीं, बड़ी बात है वैसे। और एक ये छोटी बिटिया, अभी इसकी उम्र नहीं है कविता पाठ करने की, अभी स्कूल जाने का टाइम है इसका। मैं तो चाहता हूँ अगले साल ये वैदिक विश्वविद्यालय में भर्ती हो जाए यहाँ, तो इसका और ज़्यादा कल्याण हो सकता है इस कल्याण नगरी के अंदर। लेकिन जब ये कविताएं पढ़ना आपके बीच में उपस्थित होगी, वीर रस की ऐसी देश की कोई ऐसी कवित्री नहीं, इतनी कम उम्र की कवित्री आपके बीच में ओज और अंगार की जब बात करती है, देश की बेटियों की बात करती है, देश की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, तो हमारा सीना भी गर्व से खुल जाता है कि हम एक ऐसी बेटी जो विजयनगर से चलकर अंकिता चिंगारी जिसका नाम होता है, आज देश की हर बेटी चिंगारी बन जाए तो इस देश का कायाकल्प हो सकता है। एक बेटी चिंगारी आज बनी है, आज हमारे देश में आई है अंकिता चिंगारी। अंकिता चिंगारी का भविष्य इसलिए उज्जवल है क्योंकि इसके पास में हिम्मत सिंह उज्जवल है, जो मावली से हमारे बीच में आए हैं। राजस्थानी के बहुत बड़े वीर रस के कवि हैं। मावली से इन्होंने कमदत कला राठौड़ जी के ऊपर भी बहुत बढ़िया कविताएं लिख रखी है, मुकेश मोलवा जी ने लिख रखी है, अशोक चारण जी ने लिख रखी है। आज की रात वो काव्य पाठ भी आपके बीच में होगा। लेकिन देशभक्ति का जो जुनून आज देश में चल रहा है, देशभक्ति पर काव्य पाठ होगा, हिंदुत्व पर काव्य पाठ होगा, सभी विषयों पर वीर रस के, सारे वीर रस के कवि हैं। इसमें कोई हास्य का कवि नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हास्य का कवि एकमात्र मैं था जो कविता पाठ नहीं करूँगा आज की रात में, तो मैं खाली ये काम कर रहा हूँ। इन सब कवियों को आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। हिम्मत सिंह उज्जवल के लिए आपने तालियां बजा दी, मेरे बिना कहे बजा दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक नन्ही उम्र का कलमकार जो मंदसौर से चल करके संदीप जैन शौर्य के नाम से पूरे देश में कविताएं पढ़ता है, आज की रात आप उसका भी जलवा देखेंगे। निम्बाड़ा में कई बार आ चुका है, जैन समाज के कार्यक्रम में भी आया है, चंदन चौक में भी आया है, कई बार 3-4 जगह और भी आया है, और आज नहीं जमेगा तो इसके बाद नहीं आएगा, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ। इसलिए आज की रात भी तेरे को वैसे ही जम के दिखाना है जैसा हर कवि सम्मेलन में तो जमता है। संदीप जैन शौर्य के लिए एक बार सब जोरदार तालियां बजाएं। अभी भी कई लोग इधर उधर भटक रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है ये 5-15 मिनट का कार्यक्रम नहीं है, ये कम से कम 3-4 घंटे तो मैराथन चलेगा ही चलेगा। और इतनी देर आप वहाँ खड़े रहोगे तो ईश्वर आपको कहीं कहीं बुला सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है यहाँ पधार जाएं और कार्यक्रम का भरपूर आनंद लें। एक कवि जो हमारे निम्बाड़ा कल्याण नगरी का कवि है, विनोद सोनी जिसका नाम है, इन दोनों प्रयास कर रहा है कविताएं पढ़ने का, और मेरा इसके उज्जवल भविष्य के लिए आप सबसे मेरी कामना है कि आप इसके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं, अच्छा काव्य पाठ करें, अच्छी शुरुआत करें, वो पूरे देश में दुनिया में इस कल्याण नगरी का नाम रोशन करे। मैं विनोद सोनी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने इस कार्यक्रम को जुटाने में बहुत मेहनत की है, सभी कवियों को बुलाने में मेहनत की है और इतनी अच्छी टीम जुटा करके आपके सामने प्रस्तुत करवाई। मैं शांति तूफान, जिससे शायद आप अभी तक अनजान हैं, मैं भी निम्बाड़ा की पैदावार हूँ, इसलिए आप चाहें आपकी आंखों में थोड़ी शर्म हया हो तो मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और आइए मित्रों, कार्यक्रम में बिना किसी विलंब के वीर रस के एक सशक्त मंच संचालक जो हमारे बीच में बैठे हैं, जो योगेंद्र शर्मा के नाम से जाने जाते हैं, भीलवाड़ा से हमारे बीच में आए। आज की रात इन सभी कवियों को काव्य पाठ वो करवाएंगे, कार्यक्रम का मंच संचालन वो करेंगे। वीर रस का कवि सम्मेलन है, इसलिए आज की रात हमने कवि सम्मेलन के संचालन की जिम्मेदारी भी वीर रस में वीर करने के लिए योगेंद्र शर्मा को सौंपी है। मैं चाहता हूं जब तक ये छोटे माइक पर आए आपकी जोरदार तालियां बजें और वो इस कार्यक्रम का संचालन करें। भाई योगेंद्र शर्मा, भीलवाड़ा, राजस्थान, हिंदुस्तान।